श्रावण माह के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 8वें वर्ष डॉक्टर आर.के. दोगने मित्र मंडल के तत्वाधान में हर हर महादेव कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। श्रावण माह के तीसरे सोमवार को आयोजित कांवड़ यात्रा में हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने के नेतृत्व में श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। यात्रा के दौरान हर हर महादेव के जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। कांवड़ यात्रा के अवसर पर विधायक प्रातः 8 बजे ग्राम हंडिया पहुंचे। यहाँ उन्होंने मां नर्मदा के पवित्र जल में स्नान कर मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया। इसके पश्चात वृद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का पूजन एवं अभिषेक किया। धार्मिक अनुष्ठान के बाद विधायक ने कांवड़ में मां नर्मदा का पवित्र जल धारण किया और अपने साथियों और क्षेत्रवासियों के साथ हरदा स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए कांवड़ यात्रा प्रारंभ की। यात्रा के प्रारंभ होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर यात्रा में शामिल होते गए। कांवड़ यात्रा के मार्ग में विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रवासियों द्वारा हरदा विधायक एवं समस्त कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया गया। स्थानीय नागरिकों द्वारा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई। मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर कांवड़ यात्रा जब हरदा के गुप्तेश्वर मंदिर पहुंची तो वहां श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। इस अवसर पर विधायक ने भगवान महादेव से क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि खुशहाली की कामना की। हरदा विधायक द्वारा कहा गया, श्रावण माह भगवान भोलेनाथ की आराधना और आस्था का पवित्र पर्व है। मां नर्मदा के पावन जल को कांवड़ में लेकर भगवान महादेव का जल अभिषेक करना मेरे लिए सौभाग्य और श्रद्धा का विषय है। मैं भगवान भोलेनाथ और मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ हरदा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। किसानों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में खुशहाली आए। इस भव्य यात्रा को सफल बनाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले श्रद्धालुओं, कांग्रेस जनों, पत्रकार बंधुओं, व्यापारी वर्ग, समस्त क्षेत्रवासियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। शाहबाबू हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज हमजा प्लॉट अकोला में भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष सैयद बुरहान ने की। इस अवसर पर विद्यालय की मुख्य अध्यापिका सैयद रूबीना, सैयद इसाक, प्राथमिक विभाग के मुख्य अध्यापक वाहिद इरफान सर, जूनियर कॉलेज के प्रभारी फिरोज सर, मिडिल स्कूल के प्रभारी मोहम्मद अकबर सर, कार्यक्रम के जिम्मेदार शिक्षक मोहम्मद आरिफ सर की प्रमुख उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रध्वज को सलामी और ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद विद्यार्थियों को तंबाकू मुक्त परिसर की शपथ दिलाई गई और कॉपी मुक्त अभियान की शपथ दिलाई गई। इसके बाद विद्यार्थियों ने विभिन्न देशभक्ति पर गीत, भाषण, नाटक प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का प्रभावी सूत्र संचालन निगारिश परवीन ने किया। इस अवसर पर मुख्य अध्यापिका सैयद रूबीना, सैयद इसाक ने अपने भाषण में स्वतंत्रता के महत्व, स्वतंत्रता सेनानी के योगदान, देश के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक किया। अध्यक्षीय भाषण में संस्था के अध्यक्ष अलहाज सैयद बुरहान साहब ने विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा के माध्यम से सक्षम जिम्मेदार बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में साकिना परवीन ने उपस्थित सभी अतिथियों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। संपूर्ण कार्यक्रम उत्साहपूर्ण, अनुशासित और देशभक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। प्रसिद्ध ब्रांड रुचि स्टार की नकल के आरोप में छापा। दिल्ली से आई टीम ने साहू के गोदाम से जब्त की पैकेजिंग सामग्री। एंटीसी रिद्धि स्टार नाम से बेचने की थी तैयारी। दिल्ली से आई टीम ने सोमवार को टीकमगढ़ शहर में प्रसिद्ध तेल ब्रांड की नकल के आरोप में एक व्यापारी के गोदाम और दुकान पर छापामार कार्रवाई की। कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई से बड़ी मात्रा में पैकेजिंग सामग्री जब्त की गई है। शहर के मठोली साहू ट्रेडिंग कंपनी के संचालक रविकांत साहू के परिसर में तलाशी के दौरान टीम को 15 लीटर तेल से भरी कई केनों पैकेजिंग सामग्री मिली। आरोप है पैकेजिंग पतंजलि फूड्स लिमिटेड के प्रसिद्ध ब्रांड रुचि स्टार से मिलती जुलती थी और इसे एंटीसी रिद्धि स्टार नाम से बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी। पतंजलि फूड्स लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता नम्रता जैन और विजय सोनी ने दिल्ली के वाणिज्यिक न्यायालय में मामला दायर किया था। शिकायत में कहा गया था कि कंपनी द्वारा नाम, डिजाइन, लिखावट में रुचि स्टार की नकल की जा रही है, जिससे ग्राहक भ्रमित हो सकते हैं। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से मानते हुए लोकल कमिश्नर नियुक्त किया और पुलिस की सहायता से तलाशी के आदेश दिए। टीम में शामिल अधिवक्ता कृतिक सोनी के अनुसार कार्रवाई के दौरान जब्त की गई सामग्री को न्यायालय की हिरासत में रखा गया है। प्रारंभिक जांच में से ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और कॉपीराइट एक्ट 1957 का उल्लंघन बताया गया है। अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया कोर्ट में चलेगी। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम एडवोकेट कृतिक सोनी है। कहाँ से आए हैं सर, हम दिल्ली से आए हैं। मैं पर्टिकुलरली इंदौर से हूँ। मेरी फर्म है नवकार एसोसिएट। मेरे सीनियर है नम्रता जैन है, विजय सोनी सर। अच्छा सर, आप लोग यहाँ आए मठोली प्राइवेट लिमिटेड, क्या कार्रवाई की जा रही है? सर, यहाँ ट्रेडमार्क कॉपीराइट की कार्रवाई की जा रही है। पतंजलि फूड लिमिटेड ने वाणिज्य न्यायालय दिल्ली में केस लगाया था कि पतंजलि को शिकायत मिल रही थी लगातार कि एमटीसी रिद्धि स्टार नाम से एक प्रोडक्ट चल रहा है जिसकी हूबहू पैकिंग हमारे पतंजलि के ब्रांड रुचि स्टार से सिमिलर है।
तो कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर दिया है जब्ती का, सर्च एंड सीजर का। इसमें लोकल कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। अभी क्या कार्रवाई चल रही है? सर अभी सर्चिंग चल रही है, प्रोडक्ट मिला है हमें, और तो उसको जब्त करके इनके पास सुपरदारी पे छोड़ देंगे। कितना माल मिला? सर यहाँ पर काफ़ी कैंस मिले हैं 15 लीटर वाले, और पैकिंग मटेरियल काफ़ी ज़्यादा मिला है। लगभग कितना स्टिकर। हो गया सर? सर अभी अंदाजे से तो नहीं बता सकते, अभी सर्चिंग चल रही है। सर्चिंग जी। तो ये कॉपीराइट का मामला? कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का मामला है सर, कोई क्रिमिनल मामला नहीं है, सिविल मैटर है। ग्राम कटंगी के बिजली कार्यालय में लोकायुक्त की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। 12,000 की रिश्वत लेते सहायक अभियंता और एक लाइनमैन को किया ट्रैप। किसान को बिजली कनेक्शन देने के नाम पर मांगी गई थी 15,000 की रिश्वत। कटंगी कार्यालय में पदस्थ सहायक अभियंता मनोज कुमार दुबे, लाइनमैन धनेश कुमार शुक्ला से लोकायुक्त की टीम कर रही है पूछताछ। थाना कटंगी के बिजली कार्यालय का मामला। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। किस बात को लेकर आपने कार्रवाई की है लोकायुक्त में, और ये जो इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है दुबे जी के? हमारा ये मैटर था कि हमें 3 HP कनेक्शन चाहिए था कृषि कार्य के लिए। तो हम यहाँ पे शायद ही तो इनने 17,000 की मांग की, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की तो इनने 15,000 में इनने बोला कि ठीक 15,000 दे दो। फिर कुछ दिन बाद हम फिर आए, हमने कहा सर अभी और कम करिए, तो इनने 12,000 में लास्ट कहा, तो वो 12,000 दे के आज लोकायुक्त की कार्रवाई करवाई है। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। किस गांव से है? जमुनिया गांव से। जमुनिया कटंगी? हाँ कटंगी। टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोतिये के निर्देश पर रविवार को जिला अस्पताल में छापेमार कार्रवाई की गई। 3 महिला डिप्टी कलेक्टर की टीम ने अलग अलग वार्डों और ओपीडी में जांच की तो अस्पताल की पोल खुल गई। जांच के दौरान अस्पताल में पदस्थ 41 डॉक्टरों में से 8 डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं मिले। इसी तरह 12 अन्य कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। महिला अधिकारियों ने उपस्थिति रजिस्टर, ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। ड्यूटी से नदारद मिलने वाले डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ये कार्रवाई कलेक्टर विवेक श्रोतिये के निर्देश पर की गई। मरीजों की शिकायतों और अस्पताल में अनियमितताओं को लेकर प्रशासन को शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद 3 डिप्टी कलेक्टरों की टीम बनाकर अलग अलग स्थानों पर जांच कराई गई। अधिकारियों ने कहा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना प्रशासन की प्राथमिकता है। ड्यूटी में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकायुक्त टीम ने वन रक्षक की शिकायत पर डिवीजन कार्यालय में मारा छापा। कंप्यूटर ऑपरेटर व सहायक ग्रेड 2 का बाबू कर रहा था पुराने प्रकरण को निपटाने के नाम पर ब्लैकमेल मांगी जा रही थी। डीएफओ एसडीओ के नाम पर 55,000 की रिश्वत। मध्य प्रदेश के बैतूल में वन विभाग से बड़ा मामला सामने आया, जहां विभाग के ही एक वन रक्षक को ब्लैकमेल करने का काम बाबू और कंप्यूटर ऑपरेटर कर रहे थे। दरअसल पश्चिम वन मंडल की सांवलीगढ़ रेंज का एक पुराना पीओआर प्रकरण जो कि लगभग खत्म हो गया था, प्रमोशन मामले में उसके कागज देने के मामले में डिवीजन कार्यालय में पदस्थ पाल बाबू और एक कंप्यूटर ऑपरेटर वन रक्षक से 55,000 की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत वन रक्षक द्वारा डीएफओ और सीसीएफ से की थी। 1 माह बाद भी कोई कार्रवाई करने की बात तो दूर, उसके आवेदन को देखा तक नहीं गया, जिसके बाद पीड़ित वन रक्षक ने प्रताड़ित और हताश होकर लोकायुक्त भोपाल में शिकायत की, जिसके बाद 3 गाड़ियों से लोकायुक्त की टीम भोपाल से बैतूल पहुंची और बाबू के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर को रंगे हाथों पकड़ा। इस मामले को लेकर वन रक्षक ने बताया विभाग में निचले कर्मचारियों की सुनवाई नहीं है, उल्टा उनको डराने धमकाने का काम उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिसके कारण ऐसे बाबुओं के हौसले बुलंद हो जाते हैं। इस कार्रवाई से क्या नाम है समझ गया है। सुकांत पाठक वाली बात होगी कि इस कार्रवाई के बाद विभाग के उच्च अधिकारी यहाँ पर पश्चिम मंडल में मैं वन रक्षक के रूप में पदस्थ था। उसी दौरान जो है यहाँ पर जो है पीओआर प्रकरण की हानि को लेकर के मुझ पर जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई थी, जिसमें मुझे ऑलरेडी पहले से ही दंडित किया जा चुका था। इसके बावजूद भी जो है 4 महीने बाद उन्होंने फिर से एक नोटिस जारी किया था 7वें महीने में 25 में, और मैंने फिर उसमें लिखा था कि भाई मेरे जो है विभागीय जांच हो चुकी है और फिर भी अगर आप उत्तर चाहते हो तो मुझे दस्तावेज़ दे दीजिए। तो मैंने जो लिखे थे दस्तावेज़ मुझे आज दिनांक तक भी नहीं दिए। अभी 7वें महीने 26 में, सन 26 में 1 साल बाद जब डीपीसी हुई तो उसमें मेरे नाम से वो फाइल प्रस्तुत की गई और मेरे प्रमोशन को बाधित किया गया। इतना ही नहीं हुआ, इतना भी होता तो मैं बर्दाश्त कर ही रहा था। इसके बाद में भी मैंने आके इनको बताया कि भाई इस प्रकरण में इस प्रकार की कमियां हैं, इसको कंप्लीट करवा करके आप जो न्यायोचित कार्रवाई करें। विभागीय जांच में मेरे पे हानि निरंक बताई गई है, उसके अनुसार आप कार्रवाई करें। विभागीय जांच में ही हानि निरंक बताई गई थी, इसलिए उन्होंने मुझ पर हानि दंड नहीं निकाला था। तो इसके बावजूद भी इन्होंने उस प्रकरण को डील ना करते हुए मुझसे जो है उस प्रकरण की समाप्ति के लिए ना मुझे अभी तक के भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, उसके बिना ही मुझे उस प्रकरण की समाप्ति के लिए 55,000 रुपये की मांग करी, जिसमें से 20,000 रुपये डीएफओ साहब के नाम पे मांगे गए हैं, 20,000 रुपये एसडीओ आवासीय साहब
क्योंकि यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं उनके नाम पे मांगे गए हैं ताकि वो इधर आके बैकडेट में काम कर सकें, और 10,000 रुपये रेंजर साहब के नाम पे और 5,000 रुपये डीलिंग क्लर्क के नाम पे मांगे गए हैं। तो रेंजर कौन थे जिस समय का ये प्रकरण है जिनका नाम पे पैसे मांगे हुए? इन्होंने रेंजर का नाम उस वक्त नहीं लिया है, मुझे बताया नहीं है, पर बोले हैं कि हम रेंजर साहब के नाम पे आपको लेटर देंगे और आप लेटर ले जाके देना, तो उसको सब बाकी चीज़ें हम संभाल लेंगे। ये प्रकरण किस रेंज का है, किस रेंज का है? ये सावलीगढ़ रेंज से संबंधित था। अच्छा, और आप कहाँ पर बसते हैं? वर्तमान में मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है पश्चिम मंडल से, मैं सामाजिक वन की बैतूल में पदस्थ हूँ। तो आपने कब शिकायत की थी? क्या अभी पैसा आपने दे दिया है या मतलब ऐसी कोई बात चल रही थी? मैं रुपये पैसे की मांग को लेकर के मैं और मेरा पूरा परिवार आहत हुआ। जो हमारी भावनाओं को, हमारी जो सेवा काल है, 19 साल की सर्विस दे चुके, उन सबको इन्होंने धता बताते हुए, उसको जीरो बताते हुए हमारे पे जो मतलब शासन ने जो कार्रवाई करने का निर्णय लिया वो न्याय उचित नहीं था। तो उस बात से हम आहत हुए, हमारी भावनाएं आहत हुई, जिसको लेकर के हमने जो है रिश्वत देने से मना कर दिया। पुलिस दंडित कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम रिश्वत नहीं देंगे। इस बार हमने रिश्वत देने से मना कर दिया और जो है लोकायुक्त को शिकायत की। लोकायुक्त के माध्यम से फिर हमने जो है ट्रैपिंग की कार्रवाई करवाई। आज कितने पैसे दिए? 55,000 रुपये दिए। पूरे केस? पूरे केस थे, और बाकायदा जो है नियम, शासन के जैसे नियम हैं, गाइडलाइन है लोकायुक्त की, वैसे उसी गाइडलाइन के तहत दिए। कौन कौन लोग थे जो आप पे दबाव बना रहे थे? अभय सिंह तोमर यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे पदस्थ है, और माखनलाल पाल जो यहाँ पर साइड ग्रेड 2 के पद पे पदस्थ है। मैंने पहले की थी सर, मैंने सीसीएफ साहब को उसी केस में आवेदन किया था। सीसीएफ साहब ने भी उसको बिना पढ़े एज इट इज़ रखा हुआ था। नहीं, किसी ने कोई हमारे विरुद्ध ही कार्रवाई। 1 साल से हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं देना, उस कागज़ को पढ़ना नहीं, इनके द्वारा यही बताता है कि कितने ये लोग मतलब वन रक्षक के प्रति, वन रक्षक के परिवार के प्रति, वन रक्षक के हितों के प्रति कितने सजग हैं। कहीं ना कहीं आपको फंसाने की साजिश? नहीं, मुझे अकेले को नहीं है सर, ये पूरे वन नहीं, पश्चिम मंडल अकेले को नहीं लूँगा इसमें। मैं तो पूरे वन विभाग के लिए ही ये कार्यशैली पे प्रश्न उठाता हूँ कि 2019 में कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और उसको आज निराकरण कर रहे हैं, जब प्रमोशन आ रहा है, तो बताइए 19 से अब तक है कितने साल हो जाते हैं, और वो तब तक वो प्रकरण को लेकर के लोगों ने क्या कार्रवाइयाँ की और क्यों इतने दिन लगे उनको, जबकि सामान्य प्रकरण रहते हैं। वन रक्षक से वसूली करना तो वन रक्षक तो उनके पास ही है ना। कहीं ना कहीं मानते हो उच्च अधिकारी की या लापरवाही के कारण निचले स्तर के कर्मचारियों को ये खामियाजा भुगतना पड़ता है? इसको हम लापरवाही नहीं कहेंगे, नेग्लिजेंसी कहेंगे। वन रक्षक के बयान को पढ़ना तक नहीं, तो ये मतलब लापरवाही नहीं कहलाएगी सर, ये तो बिल्कुल अनदेखी हमारे हितों की, हमारे कर्तव्य के प्रति जो हम लोग ईमानदारी से जो हमारे परिवार को छोड़ करके 24 घंटे जंगलों में रहते हैं, उन सब को देख करके रात के 12-12 बजे जाके 2-2 बजे जा करके हमने इसी प्रकरण में मुलजिमों को पकड़ा है, उसको भी नहीं देखना। हमारी जान क्या सब अकेले नहीं रहे होंगे, उस वक्त हम निहत्ते नहीं रहे होंगे, तो भी हमने मुलजिम को पकड़ के लेकर आए हैं उतने बीच जंगलों में से। आवेदक हैं सुकांत पाठक, जो कि वन रक्षक हैं। तो इन्होंने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एक POR वर्ष 2023 में तैयार करके DFO कार्यालय पश्चिम सामान्य वन मंडल में प्रस्तुत किया था बैतूल। तो उस पर से इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इनकी एक विभागीय जांच की गई थी, और उस विभागीय जांच में 1 वर्ष वेतन वृद्धि रोकने के दंड से इन्हें दंडित किया गया था। इसके पश्चात उसी प्रकरण में पुनः वन हानि 45,812 रुपये की वसूलने के लिए और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पुनः इनको नोटिस दिया गया, और उस कार्रवाई के प्रचित होने के कारण अभी हाल में जो पदोन्नतियाँ हुई हैं उसमें इनके नाम पर विचार नहीं किया गया। इसके बाद जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इन्होंने वन रक्षक को, जो आवेदक है, उसको संपर्क किया और उससे कहा कि हम तुम्हारे उस प्रकरण को SDO साहब और DFO साहब से बात करके नस्तीबत करवा देंगे, जिससे कि तुम्हारी अगली DPC में पदोन्नति हो सकेगी। और उसको बुलाया, और जो DFO कार्यालय पश्चिम सामान्य वन मंडल बैतूल में पदस्थ
सहायक ग्रेड 2 हैं माखनलाल पाल, उनसे आवेदक की मुलाकात कराई और दोनों ने मिलकर आवेदक विरुद्ध प्रचलित उस अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रकरण को समाप्त करवा के, नस्तीबद्ध करवा के पदोन्नति करवाने के एवज में 55,000 पर रिश्वत की मांग की। इसकी शिकायत आवेदक द्वारा लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में पुलिस अधीक्षक महोदय से की गई। आवेदक की शिकायत का सत्यापन किया गया, जिसमें यह पाया गया कि सहायक ग्रेड 2 माखनलाल और कंप्यूटर ऑपरेटर अभय सिंह तोमर के द्वारा मिलकर डीएफओ और एसडीओ से बात करके उनके माध्यम से जो वन रक्षक है उसके विरुद्ध जो वन्य हानि वसूली और अनुशासनात्मक कार्रवाई का जो प्रकरण लंबित है उसे नस्तीबद्ध करवा देंगे और इस कार्य के लिए 55,000 रुपये रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात अनुसंधान के क्रम में आज आवेदक के द्वारा इनके द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि 55,000 रुपये यहाँ डीएफओ कार्यालय बैतूल में इनको प्रदान की, जो इनके द्वारा एक लिफाफे में रखकर मंगवाई गई थी। उक्त राशि को इनके द्वारा प्राप्त किया गया और जहाँ इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है, रिश्वत राशि बरामद कर ली गई है और इसके पश्चात कार्रवाई अभी जारी है। सालईढाना गांव में लंबे समय से सड़क, बिजली, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझ रहे ग्रामीणों की समस्याएं आखिरकार प्रशासन के दरवाजे तक पहुंच गईं। 14 अगस्त को भैंसदेही प्रशासन कमला गांव पहुंचा और अधिकारियों ने मौके पर ग्रामीणों से चर्चा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने अपनी वर्षों पुरानी समस्याएं रखी। सालईढाना की बदहाल स्थिति 7 जुलाई को विश्व हिंदू महासंघ के नगर अध्यक्ष एवं पत्रकार द्वारा की गई जमीनी रिपोर्टिंग के बाद सामने आई थी। इसके बाद 8 जुलाई से संगठन के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को शासन, प्रशासन और मीडिया के सामने लगातार उठाया गया। समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों के माध्यम से भी ग्रामीणों की आवाज जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाई गई। मौखिक सूचना के बाद अनुविभागीय अधिकारी को संगठन के लेटर हेड पर भी समस्याओं की जानकारी दी गई। अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर जिलाध्यक्ष एवं साथ ही साथ कलेक्टर डॉक्टर सौरभ सोनवानी को ज्ञापन सौंपकर सालईढाना की समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। इसके बाद 14 अगस्त को प्रशासनिक अधिकारियों का दल गांव पहुंचा। उबड़ खाबड़ और पथरीले रास्तों से गुजरते हुए जब अधिकारियों का काफिला गांव पहुंचा तो ग्रामीणों के लिए दृश्य उम्मीद भरा रहा। अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों को ग्रामीण करीब 1 किलोमीटर नदी किनारे से होते हुए उस स्थान तक ले गए जहाँ लंबे समय से पेयजल की व्यवस्था के लिए ग्रामीण निर्भर है। वहाँ एक छोटे से गड्ढे में जमा पानी देखकर अधिकारी भी स्थिति की गंभीरता से रूबरू हुए। ग्रामीणों के अनुसार ये पानी उनकी प्यास बुझाने का सहारा बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया बिजली नहीं होने के कारण ना तो आटा चक्की चल पा रही है, ना ही खेतों में मोटर का उपयोग हो पा रहा है। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि जमीनी रिपोर्टिंग के बाद उनकी समस्याएं प्रशासन तक पहुंची और अधिकारियों के गांव आने से गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हुआ और बच्चों को भी पहली बार टीके लगाए गए। महिलाओं ने कहा चुनाव के समय जनप्रतिनिधि गांव पहुंचकर सड़क, पानी, बिजली सुविधाएं उपलब्ध कराने के वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। सवाल ये भी है कि क्या किसी गांव की समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाने के लिए लगातार खबरें प्रकाशित होना जरूरी है? क्या ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाएं, समस्याएं केवल चुनाव के दौरान ही दिखाई देती हैं? सालईढाना की कहानी केवल एक गांव की समस्या नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और प्रशासनिक पहुंच को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। अब ग्रामीणों की नज़र प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों 1 सप्ताह की समय सीमा पर है। प्रस्ताव और आश्वासन कब धरातल पर उतरते हैं, ये आने वाले दिनों में सबसे अहम सवाल रहेगा। सालईढाना अब केवल एक खबर नहीं बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही का सवाल बन चुका है। 2018 में 130 सोलर प्लेटों से मिली थी रोशनी। उपकरण खराब होते ही व्यवस्था ठप। बच्चों की पढ़ाई, दिए की रोशनी में 2 माह से नल जल योजना भी बंद। भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र की बानूर ग्राम पंचायत के बुढ़ानपुर और ससौदा गांव आज भी बिजली सुविधा से वंचित हैं। आज़ादी के 79 वर्ष बाद भी इन आदिवासी बहुल गांवों के करीब 130 घरों में रात का अंधेरा दूर नहीं हो सका है। ग्रामीणों का कहना है बिजली की समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों को आवेदन ज्ञापन दिए गए लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो सका। बानूर पंचायत के ससौदा गांव में करीब 35 और बुरहानपुर में करीब 95 मकान हैं। दोनों गांवों की कुल आबादी लगभग 547 है, जबकि करीब 382 मतदाता हैं। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद यहाँ नियमित बिजली व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों को बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में करीब 130 सौर ऊर्जा प्लेटें लगाई गई थी। इससे लगभग 130 घरों में बिजली पहुंची और ग्रामीणों को उम्मीद जगी थी कि अब गाँव का अंधेरा दूर हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद सौर ऊर्जा प्रणाली के उपकरण खराब हो गए। मरम्मत और नियमित रखरखाव नहीं होने से धीरे धीरे व्यवस्था बंद हो गई और गांव दोबारा अंधेरे में डूब गया। बिजली संकट के साथ ग्रामीणों के सामने पेयजल की समस्या भी बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार सौर ऊर्जा प्रणाली में तकनीकी खराबी आने के कारण पानी की व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। स्थानीय निवासी राजू जामुनकर, दिलीप बाबने, गोमा जामुनकर, मनीराम आदि ने बताया कि
बिजली समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। बुरहानपुर और ससोदा के ग्रामीणों के लिए बिजली अब महज सुविधा नहीं बल्कि शिक्षा, पेयजल और बेहतर जीवन की बुनियादी जरूरत है। ग्रामीणों का कहना है अस्थायी व्यवस्था के बजाय स्थायी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। आज़ादी के 79 वर्ष बाद भी यदि 130 करोड़ को उजाले का इंतजार करना पड़े तो ये केवल बिजली की समस्या नहीं बल्कि गांवों तक विकास की पहुंच पर भी गंभीर सवाल है। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने कहा कि हरदा सिंचाई के क्षेत्र में भारत के अग्रणी जिलों में शामिल है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय उच्चतम श्रेणी की है। हम धरती को माता मानते हैं। धरती को स्वास्थ्य की चिंता करना भी हम सबका दायित्व है। जिले के सभी किसानों से अपेक्षा है वे प्राकृतिक खेती से जुड़ें जिससे मानव एवं प्रकृति दोनों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। सिद्धार्थ जैन सोमवार को अशासकीय संगठन सॉइल सेनानियों द्वारा आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में मिट्टी से मिशन तक सीखें, करें और कैरियर बनाएं विषय पर किसानों को जानकारी दी गई। इस दौरान संस्था के पदाधिकारी राजीव बाहेती और भरत टांग द्वारा संस्था के उद्देश्यों एवं प्राकृतिक खेती के महत्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। नागपंचमी के पावन अवसर पर ग्राम चारखेड़ा में कन्हैया कुशवाहा, अनिल कुशवाहा ग्राम चारखेड़ा वालों के खेत में बहुत ही प्राचीन ब्लड देव का स्थान बाम्बे है। इस बाम्बे को पूजने सैकड़ों श्रद्धालु नागपंचमी के अवसर पर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। किसान अपने साथ पालतू जानवरों को बांधने की गले की घंटियां, जल की बोतल, खुले पान, नारियल, धूप बत्ती, दूध लेकर आते हैं जिससे बाबा के स्थान पर रखकर मंत्रों द्वारा जल एवं पान को सिद्ध किया जाता है और वह पान प्रत्येक व्यक्ति को एवं जल दिया जाता है। पान का टुकड़ा खाने से व्यक्ति को जीव जंतु से हानि नहीं होती। साथ ही जल को घर के चारों ओर एवं खेत खलियान में डालने से जीव जंतु प्रवेश नहीं करते हैं। मवेशियों की घंटियां से धोने पर उन्हें गले में बांध दी जाती हैं जिससे कि घंटी की आवाज से विषैले जीव उनके पास नहीं आते हैं और उन्हें हानि नहीं होती है। जन अल्फा मैदान में उतरा, लगाया जाम। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विद्यालय में शिक्षकों की कमी एवं समय से कक्षाएं संचालित न होने के संबंध में दुबग्गा, कानपुर बाईपास चौराहा एवं बालागंज चौराहा पर धरना दिया जा रहा था। सूचना पर एडीसीपी पश्चिमी, एसीपी काकोरी, एसडीएम एवं सीडीओ द्वारा मौके पर पहुंचकर छात्र छात्राओं को समझा बुझाकर शांत कराया गया तथा सभी छात्र छात्राएं सकुशल विद्यालय परिसर में वापस हो चुके हैं। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनसे वार्ता भी की जा रही है। वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के उच्च अधिकारीगण, एडीसीपी पश्चिमी, एसीपी काकेरी, एसडीएम, सीडीओ, शिक्षा विभाग के अन्य वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के उच्च अधिकारीगण, एडीसीपी पश्चिमी, एसीपी काकोरी, एसडीएम, सीडीओ, शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारीगण तथा विद्यालय के शिक्षक एवं अधिकारीगण विद्यालय परिसर में मौजूद हैं। छात्र छात्राओं की समस्याओं एवं मांगों के संबंध में वार्ता की जा रही है तथा छात्र छात्राओं की समस्याओं के समाधान आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है। मौके पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है एवं स्थिति सामान्य बनी हुई है। बेटा क्या समस्या है? आप लोग किस बात के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कुछ अपनी बात रखिए। कुछ नहीं हुआ है। समझाने का मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको लखनऊ से चौराहे से और इस चौराहे को जाम किए हुए हैं और विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर अपने आप में अनूठा और रहस्यमयी धार्मिक स्थल है। महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर विराजमान भगवान
नागचंद्रेश्वर के कपाट वर्ष में केवल एक बार नागपंचमी के दिन श्रद्धालु के लिए खोले जाते हैं। कपाट खोलने के बाद भक्तों को करीब 24 घंटे तक भगवान के दर्शन का अवसर मिलता है। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगवान शिव व माता पार्वती की दुर्लभ प्रतिमा 7 पनों वाले नाग के आसन पर विराजमान है। धार्मिक मान्यता है कि यह प्रतिमा अत्यंत प्राचीन है और इसका संबंध नागराज तक्षक से माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार नागराज तक्षक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृत का वरदान दिया। इसके बाद तक्षक ने भगवान शिव के सानिध्य में रहने की इच्छा व्यक्त की। मान्यता है इसी कारण नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगवान शिव नाग के आसन पर विराजमान है। मंदिर के वर्ष में केवल एक दिन खुलने को लेकर भी धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि नागराज तक्षक वर्ष भर यहाँ तपस्या करते हैं और उनकी साधना में कोई व्यवधान ना हो, इसलिए मंदिर के कपाट सामान्य दिनों में बंद रहते हैं। नागपंचमी के दिन ही श्रद्धालु को भगवान नागचंद्रेश्वर के दुर्लभ दर्शन प्राप्त होते हैं। महाकाल मंदिर की बहुमंजिला संरचना में सबसे नीचे भगवान महाकालेश्वर, उसके ऊपर ओंकारेश्वर और सबसे ऊपरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागपंचमी के अवसर पर देश भर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं और दुर्लभ दर्शन कर भगवान नागचंद्रेश्वर से सुख समृद्धि और परिवार की मंगल कामना करते हैं। वर्ष में एक बार खुलने वाले इस मंदिर के दर्शन को श्रद्धालु अत्यंत सौभाग्य और पुण्य का अवसर मानते हैं। बूढ़ी माँ की मौत के सच की तलाश में खड़ा आईपीएस बेटा। मुझे लगता है मां की हत्या हुई है। एक आईपीएस अधिकारी की ये पुकार महज एक बेटे की भावुकता नहीं बल्कि उस सवाल की दस्तक है जिसका जवाब पुलिस प्रशासन सरकार को देना होगा। अंबेडकर नगर में 91 वर्षीय मां की मौत के बाद आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा ने जिस तरह मामले को सामान्य मौत मानकर छोड़ देने के बजाय जांच की मांग की, उसने राज्य की कानून व्यवस्था को गंभीर सवालों के घेरे में ला दिया है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि वृद्ध की मौत कैसे हुई, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था जिसने वर्षों से पुलिस सेवा में रहे एक अनुभवी अधिकारी को अपनी मां की मौत पर संदेह करने के लिए मजबूर किया। बकौल श्री मिश्र जब वह गाँव में मां के कमरे में गए तो कमरा अस्त व्यस्त था। अलमारी खुली थी। मां पलंग पर पीठ के बल लेटी थी। उनके मुंह में तौलिए का एक कोना करीब 5 से 6 इंच तक ठूंसा हुआ था। होंठ फटे हुए थे। होंठ के घाव से खून रिसकर पपड़ी पड़ गई थी। मां के गले से सोने की गुजिया वाली चेन और कान के सोने के टाप्स और पैर की पायल नदारत थी। इससे पहले गांव की काम वाली जब सुबह उनके घर पहुंची तो मुख्य द्वार बाहर से बंद मिला था, ना कि अंदर। रात में मां अकेली सोई थी तो स्वाभाविक दरवाजा अंदर से बंद होना चाहिए था, हमेशा की तरह। कुछ मीडिया संस्थानों और चैनल द्वारा घटना को मौके पर गए बिना हार्ट अटैक से मौत बताकर कहानी को खत्म करने की कोशिश किए जाने के आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया। परिवार का कहना है इससे उन्हें गहरा आघात पहुंचा। यदि घटना संदिग्ध है तो बिना घटनास्थल देखे और जांच के निष्कर्ष तक पहुंचे किसी मौत को महज हार्ट अटैक बताना आखिर किस आधार पर उचित है। और सबसे बड़ा सवाल, लूटे गए जेवरात बरामद होने की खबर आखिर किस जांच और किस आधिकारिक पुष्टि के आधार पर सामने आई। यदि बरामदगी हुई है तो पुलिस इसका स्पष्ट विवरण सार्वजनिक करे। यदि बरामदगी नहीं हुई तो ऐसी खबर चलाने वालों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। किसी परिवार की सबसे बड़ी त्रासदी को आधी अधूरी सूचनाओं सनसनीखेज निष्कर्षों से ढकना पत्रकारिता नहीं हो सकता। यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। आशुतोष कोई सामान्य शिकायतकर्ता नहीं, वह एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने पुलिस सेवा में वर्षों तक काम किया। उन्हें घटनास्थल परिस्थितियों, पुलिस जांच की बारीकियों का अनुभव है। क्या कोई अनुभवी पुलिस अधिकारी बिना किसी ठोस वजह के अपनी मां के शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग करेगा? क्या कोई बेटा अपनी मां के शव की दोबारा जांच इसलिए करवाएगा कि उसे अपनी भत पिटवानी है? पोस्टमार्टम की मांग करना अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं, लेकिन ये जरूर बताता है बेटे के मन में कोई गंभीर आशंका पैदा हुई है। उस आशंका का जवाब जांच से मिलना चाहिए। परिवार का दर्द भी समझना होगा। एक तरफ मां की मौत का सदमा, दूसरी तरफ मौत के कारण को लेकर सवाल और तीसरी तरफ ऐसी खबरें जिनमें घटना को जल्दबाजी में सामान्य मौत बताने की कोशिश दिखाई देती है। ये किसी भी परिवार के लिए दोहरी पीड़ा है। इसलिए सवाल सरकार से भी है और पुलिस से भी, क्या इस मौत की निष्पक्ष, पारदर्शी और वैज्ञानिक जांच होगी? क्या घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच, सीसीटीवी, मोबाइल तकनीक साक्ष्यों और कथित जेवरात की बरामदगी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जाएगी? और मीडिया से भी एक सवाल है, क्या सरकार की किरकिरी ना हो इसलिए किसी संदिग्ध मौत को जल्दबाजी में हार्ट अटैक बताकर खत्म कर देना पत्रकारिता का धर्म है? मां की मौत का सच चाहे जो हो उसे सामने आना ही चाहिए। यदि वह स्वाभाविक मौत थी तो परिवार और समाज के सामने ये तथ्य मजबूती से साबित होना चाहिए। और यदि मौत के पीछे कोई रहस्य है तो उसे दबाने की नहीं, उजागर करने की जरूरत है। क्योंकि इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि मौत को क्या नाम दिया जा रहा है,
सवाल ये है कि 91 साल की उस मां की मौत के पीछे आखिर सच क्या है, और उस सच को जानने का हक सबसे पहले उसके बेटे और परिवार को है। आज दिनांक 16/8/2026 को दिन में 1:13 पर रमेश चंद्र मिश्रा नामक व्यक्ति ने थाना धजमालीपुर को यह सूचना दी, ग्राम रूढ़ा धमारुआ के रहने वाले श्री आशुतोष मिश्रा जी की माताजी का सुबह 8 बजे हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उसके पश्चात लगभग 2:30 बजे आशुतोष मिश्रा जी ने बताया कि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी मां की किसी ने हत्या कर दी है, और उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो भी उनके शरीर पर मौजूद नहीं है। तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए फॉरेंसिक यूनिट और अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई, जिससे शरीर पर कोई भी जहरा चोट के निशान या फाइट मार्क्स नहीं दिखे। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया एवं 3 डॉक्टर्स का पैनल बनवाकर वीडियोग्राफी के साथ पीएम की कार्रवाई हुई है, जिसकी रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ में विसरा प्रिजर्व होना आया है। हार्ट को हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा, जिससे कार्डियक अरेस्ट की स्थिति पर स्पष्टता आ सके। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को हिंदू जन जागरण समिति द्वारा प्रतिवर्ष की परंपरा अनुसार भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। बाणगंगा मंदिर से प्रारंभ हुई यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पाली रोड स्थित बूढ़ी देवी माता मंदिर पहुंची, जहां कांवड़ियों ने भगवान भोलेनाथ के दिव्य शिवलिंग पर बाणगंगा कुंड से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक किया। हिंदू जन जागरण समिति के मीडिया प्रभारी विनय केवट ने बताया, कांवड़ यात्रा से पूर्व बाणगंगा मंदिर में भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया और आरती की गई। इसके बाद समिति के सेवादारों और कांवड़ियों ने ऐतिहासिक बाणगंगा कुंड से जल भरकर यात्रा प्रारंभ की। यात्रा बाणगंगा विराट मंदिर से कोतमा तिराहा, न्यू बस स्टैंड, लल्लू सिंह चौक, बुढ़ार चौक, न्यू गांधी चौक, राजेंद्र टॉकीज चौक, जय स्तंभ चौक सहित नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बूढ़ी देवी माता मंदिर पहुंची। यात्रा में नंदी पर सवार भगवान भोलेनाथ एवं वीर बजरंगबली की आकर्षक झांकी श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र रही। कांवड़ यात्रा का कोतमा तिराहा, न्यू बस स्टैंड, बगिया बाईपास तिराहा, मनोज टीवीएस, रघुराज स्कूल, जय स्तंभ चौक, सोहागपुर सहित नगर के विभिन्न स्थानों पर समाज सेवियों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों, आमजनों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन कर कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। शहडोल संसदीय क्षेत्र सांसद हिमाद्री सिंह, जयसिंह नगर विधायक मनीषा सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष अमिता छपरा ने भगवान भोलेनाथ एवं देवी देवताओं की पूजा अर्चना की और आरती की एवं कांवड़ यात्रा में सम्मिलित कांवड़ियों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बूढ़ी देवी माता मंदिर पहुंचने पर कांवड़ियों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक कर मंत्रोच्चार के साथ महाआरती की। धार्मिक आस्था, उत्साह, भक्ति से सराबोर का भव्य कांवड़ यात्रा ने पूरे नगर को शिवमय बना दिया। नगर निगम के साथ पुलिस टीम से दुर्व्यवहार पर कार्रवाई। पारा थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम और पुलिस टीम से 16 अगस्त को हुए दुर्व्यवहार की घटना और आज वहां से अवैध डेयरी और भैंसों को हटाए जाने के लिए हो रही कार्रवाई के संबंध में पुलिस उपायुक्त पश्चिमी कमलेश दीक्षित द्वारा दी गई बाइट। पारा थाना के अंतर्गत 16 तारीख को रिहायशी इलाकों से डेयरी को हटाने के लिए, जो कि सरकारी ज़मीनों पे, रोड पे, अन्य जगहों पे संचालित हो रहे थे, इनके लिए संयुक्त टीम पहुंची थी नगर निगम की और पुलिस की। तो वहां इस अवैध धंधे में लिप्त लोगों द्वारा न सिर्फ पथराव किया गया बल्कि दुर्व्यवहार किया गया नगर निगम के कर्मचारियों के साथ, और पुलिस के एक उप निरीक्षक जो उस समय लीड कर रहे थे उनके सिर में चेन से वार किया गया, जिससे वो घायल हो गए। साथ ही उनके गला दबाने की कोशिश की गई। इस संबंध में तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 2 महिलाओं को जो इस घटना में शामिल थी उनको हिरासत में लिया गया और FIR लॉन्च किया गया। नगर निगम द्वारा भी FIR लॉन्च कराया गया और आज पुनः संयुक्त टीम द्वारा लगभग 200 भैंसें जो अवैध ढंग से वहां पे रखी गई थी उनको वहां से हटाया गया है और दोषी तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। आज 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें सक्रिय हैं। प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के धंधे में जो लोग भी लिप्त होंगे और घटना में जो लोग भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के समीक्षा टाउन की रहने वाली दीप्ति सिसोदिया नाम की महिला साइबर ठगी का शिकार हो गई। पीड़िता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर फेसबुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चल रहे साड़ी के विज्ञापन को देखकर ऑर्डर दिया था। CSP सोनू कुर्मी ने बताया, पेमेंट के नाम पर
साइबर ठगों ने 26 जून 2026 से 4 जुलाई 2026 के बीच उनके खाते से धीरे धीरे करके लगभग 97,000 रुपए ऐंठ लिए। जब महिला को एहसास हुआ उनके साथ साइबर धोखाधड़ी हुई है तो उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद पीड़िता ने सिविल लाइंस थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की बारीकी से जाँच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक आवेदिका दीप्ति सिसोदिया निवासी समीक्षा टाउन, इनके द्वारा जो है सिविल लाइन थाने में एक रिपोर्ट जो है हमें दर्ज की गई है। इसमें इन्होंने बताया कि दिनांक 26 जून 2026 से लेकर और 4 जुलाई 2026 के बीच इनके अकाउंट से लगभग 97,000 रुपये जो है राशि जो है निकाली गई। इसमें इनके द्वारा जो है फेसबुक के माध्यम से एक फेसबुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से एक कुछ साड़ी के ऐड इन्होंने देखे थे। उन एड्स पर इन्होंने क्लिक करके और एड्स के लिए साड़ी के लिए जो है ऑर्डर किया था। उन साड़ियों के पेमेंट के लिए संबंधित जो फ्रॉडस्टर था उसने लगभग इनसे 97,000 की राशि प्राप्त की। इनको जब इसके बारे में पता चला तो इन्होंने अपने परिवार को जो है बताया और उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। 318(4) बीएनएस के तहत जो है इनका मामला पंजीबद्ध करके आगे इसमें विवेचना की जा रही है। नाग पंचमी और सावन के तीसरे सोमवार के विशेष संयोग पर त्रिलोचन महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव के जयघोष से मंदिर परिसर गूंजता रहा। श्रद्धालु की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इस अवसर पर ग्राम सभा छतारी निवासी पूर्व सैनिक एवं सोनम कंस्ट्रक्शन के ओनर नवीन सिंह द्वारा पिछले 7 वर्षों से मंदिर के पास 24 घंटे का भंडारा चलाया जा रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों ने प्रसाद ग्रहण किया। नवीन सिंह ने बताया, सेना में अनंतनाग में तैनाती के दौरान अमरनाथ यात्रा के भंडारों से प्रेरणा लेकर उन्होंने ये सेवा शुरू की थी। पिछले वर्ष करीब 40 से 45,000 श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया था। अपना परिचय दीजिएगा। ये मेरा नाम रविशंकर गिरी है। मैं इस त्रिलोचन महादेव मंदिर का पुजारी हूँ और साथ में यहाँ का व्यवस्थापक भी। गिरी जी, आज सावन का तीसरा सोमवार है, क्या व्यवस्थाएं हैं मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए? आज जान रहे हैं सावन मास का तीसरा सोमवार है और नाग पंचमी का दिन है। आज सुबह से ही बाबा का 2:30 बजे से कपाट खोल दिया गया है कि भक्तजनों को कोई असुविधा न हो। वो कतार बंद में लगे हुए हैं और प्लस सावन का महीना भी चल रहा है और मौसम भी बाबा ने सुहाना कर दिया है। रिमझिम बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत बढ़िया स्मूथ से दर्शन हो रहा है बाबा का। सावन के सोमवार के साथ आज नाग पंचमी है, तो क्या भक्तों का जो भीड़ है वो ज़्यादा है? जी बिल्कुल, एक तो सावन का महीना है, भीड़ तो ऑलरेडी इसी में होती है, प्लस सोमवार है और नाग पंचमी है। तो ग्रामीणांचल मंदिर है तो देख रही हैं आप संख्या, ये अनवरत ये 2:30 बजे से जो लाइन कतारबद्ध में भक्तगण लगे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 2:30 बजे से ही लगे हुए हैं कंटिन्यू ये, और अभी तक समझिए आप 11 बज रहा है और अभी तक ये लाइन लगा हुआ है। तो बाबा आज नाग पंचमी है, बाबा का भीड़ है तो ऑलमोस्ट भीड़ बहुत ज़्यादा है। अगर मंदिर की, तो मंदिर की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है हमारे दर्शकों के साथ आप थोड़ा साझा करें? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये त्रिलोचन महादेव मंदिर है, ये स्कंद पुराण में वर्णित है काशी खंड में, और ये शंभू हैं, ये 7 पताल भेद कर निकले हुए हैं महाराज। बात करें प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? बहुत जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जो जैसा कि आप जान रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखना है तो पुलिस विभाग को दिया गया है, पीएससी है, 5 थाना की फोर्स है और लाइन बाजार से पुलिस मंगाई है, पर्याप्त फोर्स है। और जो जिलाधिकारी महोदय की तरफ से स्वास्थ्य, सफाई, बिजली कर्मचारी, तमाम व्यवस्थाएँ हैं। जी जी मैडम, ये हमारे भाई नवीन सिंह जी हैं, इनका विगत 8 वर्षों से ये बाबा के दरबार में हर सावन की तीसरी रविवार और तीसरा सोमवार को इनका भंडारा आयोजित होता है। श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहिए? जी, मैं श्रद्धालुओं से कहता हूँ त्रिलोचन महादेव धाम में आपका स्वागत है, और जब भी आप त्रिलोचन महादेव धाम आएँ तो बिल्कुल अपने अगर बच्चों के साथ आई हैं माताएं बहनें तो ज़रूर विशेष बच्चों का ध्यान दें कि बच्चे जब कहीं खो जाते हैं, आप देख रहे हैं जैसे हमारे काउंटर बगल में लगा हुआ है खोया पाया का, जो बच्चे रोते तो बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए अपने बच्चों का विशेष ध्यान दें हम लोग। थैंक यू। मेरा नाम राहुल सिंह है और ये सोनम कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर नवीन सिंह है, जो उनका भांजा हूँ मैं। किस तरीके का आयोजन आप लोगों द्वारा किया जाता है? ये आयोजन एक समझ लिया महादेव जी का प्रसाद है
बाबा के आशीर्वाद से हम लोग उनके सानिध्य में एक अपना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं और सबका साथ है यहाँ पे, सबके साथ हम लोग मिलजुल के, हमारे भाई बंधु मित्र यार जो भी हैं सब साथ में लगे हुए हैं यहाँ पे। ये आयोजन करते आ रहे हैं आप लोग? पिछले 7 से 8 साल से चल रहा है। कितनी भीड़ को मैनेज आप लोग करते हैं और क्या व्यवस्था है आप लोग? भीड़ को मैनेज हम लोग नहीं करते हैं, सब महादेव के आशीर्वाद से सब होता है। बाकी सब साथ भाई बंधु है, सब लगे रहते हैं साथ में, बिना उनके आशीर्वाद के तो कुछ हो नहीं पाएगा। आज नागपंचमी और सावन का तीसरा सोमवार है, क्या कहेंगे? किस तरीके से श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए और यहाँ पे आकर किस तरीके की मनोकामना मांगना चाहिए? बस सबका कल्याण हो, सब लोग सुखी रहे, सब लोग बाबा की नगरी में यहाँ पे आए, महादेव के आशीर्वाद लें, दर्शन करें, शांति पूर्वक दर्शन करें, किसी को डिस्टर्ब ना करें, आराम दर्शन कर प्रसाद ग्रहण करें, अपने घर को जाए। ये मेरा नाम रविशंकर गिरी है, मैं इस त्रिलोचन महादेव मंदिर का पुजारी हूँ और साथ में यहाँ का व्यवस्थापक भी। गिरी जी, आज सावन का तीसरा सोमवार है, क्या व्यवस्था है मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए? आज जान रहे सावन मास का तीसरा सोमवार है और नाग पंचमी का दिन है। आज सुबह से ही बाबा का 2:30 बजे से कपाट खोल दिया गया है कि भक्तजनों को कोई असुविधा न हो। वो कतार बंद में लगे हुए हैं और प्लस सावन का महीना भी चल रहा है और मौसम भी बाबा ने सुहाना कर दिया है। रिमझिम बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत बढ़िया स्मूथ से दर्शन हो रहा है बाबा का। सावन के सोमवार के साथ आज नाग पंचमी है, तो क्या भक्तों का जो भीड़ है वो ज्यादा है? जी बिल्कुल, एक तो सावन का महीना है, भीड़ तो ऑलरेडी इसी होती है, प्लस सोमवार है और नाग पंचमी है, तो ग्रामांचल मंदिर है तो देख रही हैं आप संख्या। ये अनवरत ये 2:30 बजे से जो लाइन कतारबद्ध में भक्तगण लगे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 2:30 बजे से ही लगे हुए हैं कंटिन्यू। ये अभी तक सबसे ज्यादा 11-20 बज रहा है और अभी तक ये लाइन लगा हुआ है। तो बाबा आज नाग पंचमी है, बाबा का भीड़ है तो ऑलमोस्ट भीड़ बहुत ज्यादा है। मंदिर की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है हमारे दर्शकों के साथ आप थोड़ा साझा करें? जी मैं ये बताना चाहता हूँ, ये त्रिलोचन महादेव मंदिर है, ये स्कंद पुराण में वर्णित है काशी खंड में, और ये शंभु है, ये 7 पताल भेद कर निकले हुए हैं महाराज। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई है? और जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जो जैसा कि आप जान रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर देखना है तो पुलिस विभाग को दिया गया है, PSC है, 5 थाना की फोर्स है और लाइन बाजार से पुलिस मंगाई है, पर्याप्त फोर्स है। और जो जिलाधिकारी महोदय की तरफ से स्वास्थ्य, सफाई, बिजली कर्मचारी तमाम व्यवस्थाएं हैं। जी मैडम, ये हमारे भाई नवीन सिंह जी हैं, इनका विगत 8 वर्षों से ये बाबा के दरबार में हर सावन की तीसरी रविवार और तीसरा सोमवार को इनका भंडारा आयोजित होता है। श्रद्धालुओं के लिए क्या करना चाहिए? जी मैं श्रद्धालुओं से कहता हूँ त्रिलोचन महादेव धाम में आपका स्वागत है और जब भी आप त्रिलोचन महादेव धाम आए तो बिल्कुल अपने घर बच्चों के साथ आई हैं माताएं बहनें तो जरूर विशेष बच्चों का ध्यान दें कि बच्चे जब कहीं खो जाते हैं, आप देख रहे हैं जिससे हमारे काउंटर बगल में लगा हुआ है खोया पाया का, तो बच्चे रोते तो बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए अपने बच्चों का विशेष ध्यान देंगे। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम नवीन सिंह है, मैं यहीं त्रिलोचन महादेव के बगल में ग्राम सभा छतारी का रहने वाला हूँ। नवीन जी, आज सावन का तीसरा सोमवार है और नाग पंचमी भी है, इस अवसर पे भंडारा भी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस भंडारे के अवसर पे यही बोलना चाहूँगा कि इस तरीके के आयोजन जो समाज के सक्षम लोग हैं उनको सभी को ऐसा आयोजन करना चाहिए जिससे समाज में एक समरसता आए और जो भी श्रद्धालु हमारे त्रिलोचन महादेव मंदिर पे आते हैं उनको खाने पीने की कोई असुविधा ना हो, यही समाज से कहना चाहिए। कितने सालों से ये भंडारे का कार्यक्रम किया जा रहा है? ये हमारा ये 8वां साल है, विगत 7 साल पहले हम लोग करते हैं, ये 8वां साल है। उद्देश्य क्या रहा इस भंडारे का आयोजन करने के पीछे का? कोई उद्देश्य नहीं रहा, सिर्फ ये था कि हम लोग समाज को एक बंधन में बांधे। जैसा कि हमने आप कल मीडिया बंधुओं से बात हुआ था, हमने बताया था कि सारे सर्व समाज के लोग एक लाइन में लग के यहाँ खाना लेते हैं। किसी को ये नहीं लगता है कि नहीं मैं इतना बड़ा आदमी हूँ और मैं लाइन में कैसे लगूँ। तो जहाँ समाज के सभी वर्ग के लोग चाहे वो गरीब हो अमीर हो सब एक साथ एक लाइन में लगते हैं तो कहीं ना कहीं सब लोगों के अंदर समरसता की भावना आती कि नहीं यार यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सारे लोग एक समान हैं। कितनी की जनसंख्या कल से भंडारे का आयोजन है, लगभग कितने की जनसंख्या का अनुमान है आप? अनुमानित हम लोग
जो हमारा व्यवस्था है वो हम लोग लगभग 50,000 का लेके चले हैं, जो उसमें अगर कोई भी क्वांटिटी घटती बढ़ती है तो और भी व्यवस्था हम लोग तत्काल में कर लेते हैं। आगामी श्रद्धालुओं से और यहाँ पे जो जनता है उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम श्रद्धालुओं से और समाज के सक्षम लोगों से अनुरोध करेंगे कि जो भी समाज के सक्षम लोग हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन करें, जिससे कि समाज में एक समरसता की भावना आए और यहाँ पे त्रिलोचन महादेव मंदिर पर आए गए सभी श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो रात के 12 बजे भी यहाँ पर आए, उसको खाने पीने की व्यवस्था रहे। तो मैं समाज के सक्षम लोगों से एक अनुरोध और विनती करूँगा। डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह बने ऑल इंडिया अलाइड हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर। ऑल इंडिया अलाइड हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल वेलफेयर एसोसिएशन ने डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह को नेशनल कन्वीनर नियुक्त किया है। एसोसिएशन का उद्देश्य अलाइड हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल से जुड़े विषयों के विकास, समस्याओं के समाधान, अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करना है। एसोसिएशन द्वारा अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जुड़ी समस्याओं, आवश्यकताओं को सरकार के समक्ष रखने, उनके उचित निदान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही प्रोफेशनल के हितों, सम्मान, अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन सक्रिय भूमिका निभाएगा। मेरा नाम डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह है। मैं अलाइड हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल्स एसोसिएशन का नेशनल कन्वीनर हूँ। सर, अलाइड हेल्थ केयर है क्या और स्वास्थ्य व्यवस्था में इसकी भूमिका क्या है? अलाइड हेल्थ केयर जो है जितने भी चिकित्सा में जैसे फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्रिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन, डाइट एंड न्यूट्रिशन और अन्य भी सहायक जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो अलाइड हेल्थ केयर में आते हैं। इसमें कौन कौन से प्रमुख कोर्स हैं और इसका कैरियर विकल्प क्या है? इसके में प्रमुख जो कोर्स हैं वो फिजियोथेरेपी चिकित्सा है, ऑप्टोमेट्री है, डाइट न्यूट्रिशन है, लैब टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी है। जो बिना कोई भी डायग्नोस्टिक हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, बिना रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के नहीं चल सकता है, बिना लैब टेक्नीशियन के नहीं ऑपरेट हो सकता है, बिना फिजियोथेरेपी चिकित्सा के नहीं चल सकता है। कोई भी सर्जरी करने के बाद आपको अच्छे रिस्पांस के लिए, पेशेंट को 100% रिजल्ट लाने के लिए ये सारी सहायक जितनी भी चीज़ें हैं वो जरूरी हैं। इस क्षेत्र में युवाओं के रोजगार के लिए ठीक है कितनी संभावनाएं हैं? इस क्षेत्र में युवाओं के रोजगार की 100% संभावना है, अगर वो सही तरीके से पढ़ाई करता है, सही जगह से पढ़ाई करता है और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होकर आता है। एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल और डॉक्टरों के बीच किस तरह का समन्वय होता है? ये समन्वय अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएं तो ठीक समझ लीजिए कि जैसे बिना ऑक्सीजन के हमारा हार्ट नहीं चल सकता है, वैसे ही बिना एलाइड हेल्थ केयर के जो है एक टीम, एक हॉस्पिटल, एक डॉक्टर टीम भी अच्छा कार्य नहीं कर सकती है या पूर्ण रूप से रिस्पांस नहीं दे सकती। सर, इस क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा को कितना महत्व दिया जाता है? इसमें सरकार द्वारा बहुत सारे जो है कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो बहुत सारे एनजीओ के माध्यम से चलते हैं। इसमें डिप्लोमा से लेके बैचलर कोर्स जो कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलते हैं, जो भारत के बहुत सारे विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाते हैं। मरीजों की देखभाल में इसका कितना महत्व है? मरीजों की देखभाल में इनका 100% रोल है, क्योंकि एक डॉक्टर पेशेंट को देखने के बाद पेशेंट की जितने भी मैनेजमेंट होते हैं या पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट कह लीजिए या प्री मैनेजमेंट, ये सब अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के हाथ में होता है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, युवाओं को एलाइड हेल्थ केयर को कैरियर के रूप में क्यों चुनना चाहिए? इसलिए चुनना चाहिए कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें कोई भी व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट होता है। जैसे सपोज कि किसी ने फिजियोथेरेपी में पढ़ाई की और अगर कल को वो कहीं जॉब नहीं करना चाहता है तो वो अपना खुद का एक क्लिनिक सेटअप कर सकता है। कोई ऑप्टोमेट्री में पढ़ाई करता है, वो अपनी खुद की चश्मे की दुकान लगा सकता है। कोई लैब टेक्नीशियन का फील्ड चुनता है तो वो खुद का जो है एक लैब सेटअप डॉक्टर के साथ मिलकर शुरू कर सकता है। इसलिए इसमें संभावनाएं अन्य कोर्सेज की अपेक्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। सर, जो AI ये समय है, इसका एलाइड हेल्थ केयर पे कितना प्रभाव पड़ेगा? AI का एलाइड हेल्थ केयर में प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बिना एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं।
एआई वो रिजल्ट नहीं दे सकता। आप सपोज करिए कि हमको किसी को एक्सरसाइज कराना है तो हम एक्सरसाइज कोई ह्यूमन बॉडी एक्सरसाइज कराएगा, कोई ह्यूमन एक्सरसाइज कराएगा, न कि कोई मशीन या एआई कराएगी। तो इसी तरीके से अगर हम किसी के आँख की जांच करते हैं तो आँख की जांच में एआई का कोई रोल नहीं है, आँख का जांच तो ऑप्टोमेट्रिस्ट को ही करना होगा। उसी तरीके से अगर लैब में कोई टेस्ट होता है, कोई रेडियोलॉजी में वर्क है, तो उसमें एआई का बहुत रोल नहीं है, वो बिना लैब हेल्थ केयर के संभव ही नहीं है। सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है इसमें? सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे जो है कि कदम पहले से भी उठाई है और अब भी उठा रही है। इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं कौशल विकास के अंतर्गत। इसमें सर्टिफिकेट कोर्स हैं और बैचलर कोर्स हैं। अभी स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने बहुत सारे डिप्लोमा को बंद करके सीधे बैचलर कर दिया है, जो कि 4 से 5 साल के कोर्सेज हैं। तो इसमें डे टू डे गवर्नमेंट कुछ न कुछ नया क्रिएट कर रही है। हरदा जिले की तहसील सिराली थाना क्षेत्र के गहाल गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब करीब 3 सप्ताह से लापता चल रहे 5 वर्षीय मासूम का शव उसी के घर के अंदर बने गड्ढे से बरामद हुआ बताया जा रहा है। घर से बदबू आने के बाद गड्ढे की जांच की गई, जिसके बाद देर रात मासूम का शव बाहर निकाला गया। मासूम की मां की हत्या के बाद वह अपने चाचा के साथ रह रहा था। वहीं उसकी मां की हत्या के मामले में पिता पहले से ही जेल में बंद है। मृतक के बड़े चाचा मुकेश अखंडे के आरोपों के अनुसार पुलिस ने छोटे चाचा पिंटू अखंडे को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीएम रिपोर्ट के बाद होगा हत्या का खुलासा। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के सिराली थाना क्षेत्र के ग्राम गहल में 3 सप्ताह से 6 वर्षीय मासूम का शव घर के कमरे में मिला दफन। गांव में फैली सनसनी, जहां घटना सोमवार देर रात सिराली थाना क्षेत्र के ग्राम गहाल में 5 वर्षीय मासूम बालक की मौत के बाद सनसनी फैल गई। एक मकान के अंदर करीब 3 फीट गहरे गड्ढे में बालक के शव के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। मामले में मृतक के सगे चाचा पिंटू कोरकू को पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू की। परिजनों की ओर से चाचा पर बालक की हत्या कर शव दफनाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रमेश कोरकू का 5 वर्षीय पुत्र राज लापता था। सोमवार शाम एक मकान के अंदर से दुर्गंध आने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूछताछ की। इसी दौरान बीडी नामक युवक ने मकान के एक कोने में बदबू होने की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर खुदाई शुरू कराई। मिट्टी हटाते ही पहले बालक का हाथ पैर दिखाई दिया, जिसके बाद गड्ढे से बालक के शव के अवशेष कंकाल बरामद किए गए। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। चाचा पुलिस की अभिरक्षा में घटना की सूचना मिलते ही सिराली थाना प्रभारी सीताराम पटेल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर जांच शुरू की और मृतक बालक के चाचा पिंटू को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी सीताराम पटेल ने बताया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक बालक का नाम राज है। संदिग्ध युवक जो मृतक का चाचा है, उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार मृतक बालक के पिता पहले से ही हत्या के मामले में जेल में बंद है। वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार में आक्रोश है। आरोपी बताए जा रहे चाचा के भाई ने अपने ही भाई पर भतीजे की हत्या का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बालक की मौत हत्या है या किसी अन्य कारण से हुई, शव को किस परिस्थिति में गड्ढे में दफनाया और घटना में कौन कौन शामिल है, इन सभी सवालों का खुलासा पुलिस जांच और पीएम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें एक 5 साल के बच्चे की किसी ने हत्या कर दी, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। तो पुलिस टीम वहाँ पर मौके पर गई थी। जानकारी ली तो पता चला कि 5 साल का बच्चा है, उसकी एक छोटी 2 साल की बहन है। ये दोनों अपने चाचा के साथ में गाल में रह रहे थे। क्योंकि बच्चों के पिता जो हैं वो अपनी पत्नी के मर्डर के केस में, सिवनी मालवा का केस है, वहाँ पे मर्डर के केस में वो बंद है। तो बच्चों को चाचा पिंटू पाल रहा था और पिंटू से छोटा एक भाई मुकेश है, जो सूचना करता है, वो भी बच्चों की देखरेख करने के लिए गाल आता जाता देखता था। अभी कुछ दिनों से 5-6 दिन से जो बालक था वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके मुकेश जो है अक्सर बच्चों को देखभाल के लिए देखने के लिए गाल जाता रहता था। उसने जाके देखा वहाँ पे, तो पिंटू जिस टपरी में रह रहा था वहाँ पे ताला लगा हुआ था। और गांव वालों से भी पूछा तो बताया उनने कि जो बालक है वो तो 4-5 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको चूँकि ये
पिंटू जो है वो बच्चों को मारपीट करता रहता था। तो मुकेश ने पिंटू से पूछताछ करी कि बच्चे कहाँ हैं करके। तो पिंटू टालम टोल वाली बात कर रहा था और मुकेश जब उस टपरी के पास पहुंचा तो वहाँ पे उसको कुछ बदबू टाइप से भी लगा और चूँकि ताला लगा हुआ था तो उसको कुछ शंका हुई। तो गांव वालों को साथ में लेके मुकेश ने वो टपरी का ताला तोड़ा और अंदर जाके देखा तो एक गड्ढा खुदा हुआ ताजी मिट्टी से भरा हुआ दिखा। चूँकि बदबू आ रही थी तो गड्ढे को खोद के मिट्टी हटा के देखा तो बच्चे का पैर उनको दिखा। ऐसी स्थिति में फिर उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पे गई, बच्चे की बॉडी निकाली और पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। आरोपी पिंटू को पकड़ के लाए और उससे पूछताछ की। उसने भी जो जुर्म है वो कबूला है। अनायास हुई घटना है और न कोई इसमें जमीनी विवाद है या कोई फैमिली इस टाइप से कुछ नहीं है। स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर जिले के छिदगांव में स्थित SMS बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समाज सेवा की अनुकरणीय पहल की गई। इसके तहत कंपनी द्वारा समीपस्थ शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को शैक्षणिक, खेल कूद एवं मनोरंजन संबंधी सुविधाएं एवं सामग्री उपलब्ध कराई गई। जानकारी के अनुसार करीबी शासकीय हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय तथा ग्राम रायपुर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पिपलियां कलां के शासकीय प्राथमिक विद्यालय पिपलियां कलां में बालक बालिकाओं को शिक्षा एवं खेल कूद गतिविधियों के लिए आवश्यक सामग्री भेंट की गई। कंपनी ने विद्यार्थियों को म्यूजिक सिस्टम, तबला, इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, पियानो दिए। साथ ही विद्यालयों में विद्यार्थियों के बैठने की सुविधा के लिए प्रत्येक स्कूल में 2-2 RCC बेंच प्रदान की। इसी क्रम में शासकीय माध्यमिक विद्यालय छिदगांव में आवश्यक दस्तावेज एवं सामग्री की सुरक्षित रखरखाव हेतु स्टील की अलमारी, विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ पेयजल की सुविधा हेतु RO वाटर प्यूरिफायर प्रदान किया। इसी तरह शासकीय प्राथमिक विद्यालय छिदगांव, पिपलिया कला एवं रायपुर में छोटे बच्चों के बैठने की सुविधा के लिए कुर्सियां, टेबल उपलब्ध कराए गए। ग्राम विकास हेतु एवं जनहितकारी कार्यों के लिए आर्थिक सहयोग स्वरूप श्री राम जानकी मंदिर छिदगांव 1,11,000 धनराशि, ग्राम पंचायत रायपुर 1,11,000 धनराशि, छिदगांव 3 लाख धनराशि एवं पिपलिया कला 1,11,000 धनराशि के चेक प्रदान किए गए। तीनों ग्राम पंचायतों में मनोरंजन तथा सार्वजनिक आयोजनों के उपयोग हेतु म्यूजिक सिस्टम उपलब्ध कराए गए। इस अवसर पर उपाध्यक्ष प्रवीण चौधरी, श्रीनिवास रेड्डी, कपिल देव, धर्मेंद्र सिंह, अमित मालवीय, विक्रम चौहान, सूरज रौतेल, ललित चौधरी, जय यादव, रसानंद ओझा एवं मानव संसाधन प्रबंधक अजय कुमार सहित कंपनी के अधिकारी उपस्थित थे। रांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार स्कूल कॉलेज की छुट्टी के समय पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य असामाजिक और बेवजह भीड़ जुटाकर उपद्रव करने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करना है ताकि छात्र छात्राओं में सुरक्षा की भावना बनी रहे। रांझी थाना प्रभारी उमेश गुलानी ने बताया कि पुलिस टीम ने सेंट गैब्रियल व सेंट जोसेफ स्कूल के पास अभियान लगाया था। चेकिंग के दौरान मोपेड सवार 3 युवक पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस बल ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को दौड़ाकर दबोच लिया। पकड़े गए युवकों की तलाशी लेने पर मानेगांव निवासी एक युवक के पास से चाइना चाकू बरामद हुआ। पूछताछ में सामने आया आरोपी की उम्र 18 वर्ष से कम है, वह नाबालिग है। पुलिस ने चाकू जब्त कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने कम उम्र के लड़कों के पास इस तरह के हथियार मिलने पर चिंता जताते हुए गंभीर व सोचनीय विषय बताया। पुलिस ने मौके पर मौजूद अन्य संदिग्धों और असामाजिक तत्वों को सख्त हिदायत दी। स्कूलों के आसपास फालतू भीड़ या जमावड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी एक कार्रवाई की देखिए क्या है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार स्कूल कॉलेजों के छूटने के वक्त जो है पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और इसमें असामाजिक तत्व, आवारा तत्व और जो भीड़ मचा के और वहाँ पे न्यूसेंस उत्पन्न करते हैं ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी कर रही है। आज हमने जो है सेंट गैब्रियल और सेंट जोसेफ के पास जो है वाहन चेकिंग भी लगाई थी और ऐसे तत्वों पर कार्रवाई भी कर रही थी। इसी दौरान जो है 3 लड़के मोपेड गाड़ी से निकले थे जो पुलिस को देख के भागने लगे, जिनको दौड़ के पकड़ा गया और एक के पास से जो है चाइना चाकू मिला। वह जो है निवासी मानेगांव का है और उसने अपना नाम भी बताया, किंतु वह जो है नाबालिग निकला
जो है उसकी एज 18 से कम है, फिर भी इतने खतरनाक चाकू वह लिए था, और जिसकी विधिवत हमने जब्ती बनाई है और उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किंतु ये एक सोचनीय विषय है कि छोटे छोटे लड़कों के पास चाकू इस तरीके का मिल रहा है, तो उस पर वैधानिक कार्रवाई के साथ साथ हमने वहाँ पे अन्य लोगों को जो है कड़ी सख्त हिदायतों से जो है समझाइश भी दी है कि इस तरीके का जो चलेगा नहीं, और फालतू भीड़ जमावड़ा या सामाजिक तत्व वहाँ पर ना खड़े हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। छात्र छात्राओं पर जो है सुरक्षा का विश्वास पैदा हो, इसलिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने मंगलवार को जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आए नागरिकों की समस्याएं सुनी और उपस्थित अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंजलि जोसेफ जोनाथन, अपर कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार, एसडीएम खिरकिया सुश्री रजनी वर्मा, एसडीएम हरदा अशोक ढेरिया, एसडीएम टिमरनी शैलेंद्र बड़ोनिया, डिप्टी कलेक्टर श्वेता बमहौरे सहित अन्य जिलाधिकारी उपस्थित थे। जनसुनवाई में हरदा निवासी राकेश शर्मा और ग्राम बारजा निवासी आशा क्षमा सांगले ने बिजली का बिल अधिक आने के संबंध में शिकायत की, जिस पर महाप्रबंधक विद्युत वितरण कंपनी को आवेदक की समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिए। हरदा निवासी रघुवीर प्रजापति ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत द्वितीय किश्त का भुगतान कराने के संबंध में आवेदन दिया, जिस पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी को आवेदक की समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय में मंगलवार को सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से काशी विषय पर सप्तदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला की संरक्षिका महिला महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रीता सिंह और संयोजिका प्रोफेसर आभा मिश्रा पाठक है। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी रहे, जबकि बीच वक्तव्य प्रोफेसर मारुति नंदन प्रसाद तिवारी ने दिया। उद्घाटन सत्र में रीता सिंह ने अतिथियों प्रतिभागियों का स्वागत किया। आभा मिश्रा पाठक ने विषय की स्थापना करते हुए काशी की सांस्कृतिक विरासत के आयामों पर प्रकाश डाला। कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने उद्बोधन में काशी की बहुआयामी सांस्कृतिक पहचान, उसके संरक्षण की आवश्यकताओं को रेखांकित किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राजन श्रीवास्तव की भी उपस्थिति रही। वक्ताओं ने कहा, काशी केवल धार्मिक नगरी नहीं बल्कि भारतीय समाज, संस्कृति, आध्यात्मिकता, कला, संगीत की और परंपराओं की जीवंत धरोहर है। इसमें बहुत अच्छा वक्तव्य हुआ, उद्बोधन हुआ और समाज की नंदन प्रसाद जी से आगे भी और उद्बोधन हुआ। काफ़ी हमारे छात्रों को और हमारे टीचर्स को नई चीज़ें सुनने का मौका मिला। मध्य प्रदेश के हनुमान ताल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामूली बात ने खूनी रूप ले लिया, जब टायर बदलने के पैसे के विवाद में दुकानदार ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल युवक की पहचान मोहम्मद गुफरान के रूप में हुई है, जो अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से कराते हुए आपबीती सुना रहा है। पीड़ित के अनुसार वह अपनी गाड़ी का टायर बदलवाने गया था, जिसका खर्च 1400 रुपये आया। उसने 1300 रुपये नकद दे दिए, बाकी 100 रुपये ऑनलाइन देने को कहे, जिस पर आरोपी अनस और अरशद भड़क गए और नकद भुगतान की जिद करने लगे। इसी बात पर हुई कहासुनी के बाद दो आरोपियों अनस और अरशद ने टायर काटने वाले चाकू से मोहम्मद गुफरान के सीने और बाएं हाथ पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने हनुमान ताल थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। घायल मोहम्मद गुफरान ने पुलिस प्रशासन से मांग की है मामले में सख्त कार्रवाई की जाए और आरोपियों पर कड़ी धाराएं लगाई जाएं। घटना कितने बजे सर, ये हनुमान ताल ढलगर मोहल्ले में 5:30 पौने 6 बजे की घटना। हम टायर गाड़ी का बदलवाने गए थे, तो टायर बदल दिया। 1300 रुपये मैंने 1400 में बात हुई, मैंने 1300 रुपये कैश दे दिया, तो 100 रुपये ऑनलाइन करने को बोलता नहीं, ऑनलाइन ही कैश ही चाहिए मुझे। तो ऐसी हमारी बहस हुई सर। वो थोड़ी सी उसने चाकू निकाल के, जो टायर काटने वाली चाकू थी, वो वाली चाकू उठा के मुझे पहले सीने में मारा और फिर मेरे हाथ लेफ्ट वाले हाथ पे मारा, और सर फिर लग गए वहाँ से। कितने लड़के थे? वो 2 भाई थे, अनस थे और अरशद था। कंप्लेंट डाली आपने? जी डाल दी। कौन से थाने में? हनुमान ताल थाने में। मेरी रिक्वेस्ट है कि थाना प्रभारी से उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर धारा अच्छी लगी कोई। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान, ढलगर मोहल्ला।
बरगी बांध हुआ लबालब 420.80 घन मीटर जल स्तर पहुंचा। जल नियंत्रण को लेकर डैम प्रबंधन ने डैम के 9 गेट 0.78 मीटर तक खोल दिए हैं। नर्मदा में 1031 घन मीटर प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा पानी। कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के चलते बरगी लगातार आ रहा पानी। बरगी बांध के गेट और नर्मदा में जल निकासी का नजारा देखने पहुंचे सैलानी। जिला प्रशासन ने नर्मदा तटों पर जारी किया अलर्ट। नर्मदा घाटों से दूरी बनाए रखने की अपील। घाटों पर तैनात किया पुलिस बल सहित रेस्क्यू दल। पिछले बार की तुलना में जो पिछले बार आज की स्थिति में डैम के भरने का स्तर था लगभग 75 से 77% के बीच था। आज जो है जो इधर अच्छी लगातार बारिश हो रही है और कैचमेंट एरिया में भी बहुत अच्छी बारिश हुई है, उससे आज की स्थिति में 85% अपना डैम भर भी गया है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए कुल 9 गेट जो है आज खोले गए हैं लगभग 11:30 बजे के आसपास। और इससे निश्चित ही नीचे जो है सिंचाई को लेके भी उसमें सुधार होगा, पेयजल की भी व्यवस्था में सुधार होगा। सारी चीज़ों में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। कहाँ अलर्ट किया गया है पानी के? ये सभी जगहों पे जो भी अपना तटीय इलाके हैं सभी जगहों पे इसमें पिछले लगभग 4-5 दिन से प्रतिदिन जो है SMS और बाकी मैसेजिंग सोशल मीडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं सभी जगहों पे सर्कुलेट किया जा रहा था, तो लोगों को सतर्क किया जा रहा था। बाकी मुनादी इत्यादि भी कि मतलब ये कभी भी खोला जा सकता है, कभी भी खोला जा सकता है। लगातार इसमें जानकारी का आदान प्रदान किया जा रहा था। उसके बाद फाइनली आज इसको खोला गया है।